नौकरी से आने वाला पैसा या बिजनेस? क्या ये भी लगता है कि स्टार्टअप करना चाहिए, शार्क टैंक पे लोग आएंगे, लाखों करोड़ों लोग फंडिंग रेस कर लेते हैं, यूनिकॉर्न रोज बने जा रहे हैं, तो एक थोड़ा सा फैशनेबल हो गया है स्टार्टअप स्टार्ट करना। इनफैक्ट लोगों को लगता है कि अगर आप नौकरियां कर रहे हैं तो आप अपना ज़मीर बेच रहे हैं। आप कह रहे हैं 15 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं, मतलब एक अच्छी स्थिति में आ सकते हैं, तो उसके लिए सैलरी कितनी होनी चाहिए? अगर आप एक सिंपल म्यूचुअल फंड का SIP भी करेंगे अपनी 20% तनख्वाह के साथ, आप अपना पर्स या वॉलेट खोल के मुझे दिखाइए कि उसमें कितने पैसे। बिल्कुल एक भी नहीं मिलेगा आपको। अब तो हम शुरू करके ही रहे हैं। 10 और 5 15 17 रुपए हैं। और बिल्कुल नहीं है, तो अब घर कैसे वापस जाएंगी? मैं जो है ऑनलाइन पे करती हूँ। हो सके मुझ पे कोई यकीन ना करे, अभी चला आप बताएं। इसमें है 1,39,633 रुपए 37 पैसे। इसमें से 50,000 हमारी भैंस बिकी थी, उन्होंने दी। नहीं मैं बता रही हूँ, आपने भैंस को कुर्बान कर दिया लेकिन उससे इन्वेस्टमेंट नहीं करी। इट ब्लोज माई माइंड कि आप इतनी मेहनत करके ये पैसा कमाती हैं और फिर इस पैसे को बैंक अकाउंट में पड़ के सड़ा रही हैं। भारत पे के को फाउंडर रहे अश्नीर ग्रोवर के साथ क्या तल्खी हो गई कि वो ये कहते हैं कि साथ कि मेरा नाम और अंकुर वारिकू का नाम एक सेंटेंस में ना लिया जाए। जब भारत पे इतना बड़ा नहीं था और अश्नीर शार्क टैंक पे नहीं आए थे, तो मुझे लगता है ऐसे कि भारत में काफ़ी लोग उनको शायद उस नाम से नहीं जानते होंगे। मेरे पापा का नाम अशोक है, मेरी माँ का नाम नीरजा है। तो जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माँ पापा ने इन अ मोमेंट ऑफ क्रिएटिविटी मेरा नाम अश्नीर रखा था, अशोक और नीरजा का मिलन। और कहानी ये है। मेरा सवाल जेनजी को लेकर है। जेनजी मैं हो गई और भी यहाँ पे लोग होंगे, वो वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो जेनजी ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग जनरेशन है, क्योंकि हमें लगता है कि ये अलग ही है ना, इनके सर पे कोई सींग लगे हुए हैं, ये अलग से ही पेश आते हैं, इम्पेशेंट है, हर चीज़ रातों रात चाहिए, हर चीज़ क्लिक पे चाहिए, कपड़े क्लिक, मूवीज़ क्लिक, कैब क्लिक, खाना क्लिक, प्यार भी चाहिए तो स्वाइप राइट। मैं मिड एज लोगों के बारे में पूछना चाहता हूँ, मतलब आपकी हमारी उम्र के अगर जो लोग होंगे, मान लीजिए कि उन्होंने जीवन भर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, अब उनसे जब बात करते हैं ना कि यार इन्वेस्टमेंट शुरू की जाए, तो बोलते हैं यार इस उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। उनके पास भी बिल्कुल स्कोप है सर, बिल्कुल स्कोप है। तो ये एक बहुत ही उम्दा सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं, एंड नेचुरली जो अपने 40s में होते हैं। तो जो लोग मिड एज्ड हैं उनका सबसे बड़ा अंतर फ्रॉम यंग पीपल क्या है? जो गोल्ड में इन्वेस्ट मैं कर रही हूँ, क्या ये आगे फ्यूचर के लिए ठीक है या नहीं? बहुत लोगों के अपने फैमिली ज्वेलर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नहीं, हमारे फैमिली के ही है। फैमिली के ही है। हाँ मतलब घर की दुकान है। फिर तो आप बाकी लोगों ने की हम वैशाली से सोना खरीद रहे हैं, खरीदना चाहिए कि नहीं? शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर क्या, जो मतलब इसमें रिस्क बहुत कम है कि हम सोच सकते हैं। जेन्युइनली 5 चीजों में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप रिस्क को भी अच्छे से मैनेज करेंगे, रिटर्न भी अच्छे से कमाएंगे और 5-10 साल में आपका पैसा बहुत अच्छे से बढ़ेगा। मोबाइल पे एप्लीकेशन जो डाउनलोड करते हैं, अलग अलग स्टॉक ब्रोकिंग ऐप, और वहाँ पर ना ट्रेडिंग करनी शुरू कर देते हैं। एक तरीके का नशा है, लत लग जाती है ना, वो खिलवाड़ जो होता है, क्योंकि बायोलॉजिकली हमें इन सब चीज़ों से बड़ी एक्साइटमेंट मिलती है कि अरे स्टॉक चढ़ गया, स्टॉक उतर गया, अरे बेच दो, खरीद लो। सभी कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि अपना घर लिया जाए या किराए पे घर लिया जाए। 20s में तो प्लीज घर मत खरीदिए, क्योंकि आप बेकार में अपने आप को वो बंधन में डाल रहे हैं। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के मंच पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हम मंच पर लगातार आपको नई नई पर्सनैलिटी से मुलाकात कराते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं। आज एकदम ख़ास है और आप देखेंगे मंच पर जो है तादाद जो है सवालों की बढ़ने वाली है, क्योंकि सबको पैसा बनाना है साहब। तो पैसा कैसे बनाएं, बढ़ाएं, इसको लेकर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एंटरप्रेन्योर, ऑथर, कंटेंट क्रिएटर, 2-4 और मुझे उपमाएं देनी पड़ेंगी। हमारे साथ अंकुर वारिकू साहब हैं। अंकुर जी, आपका खूब खूब स्वागत है थैंक यू मंच पर। अंकुर भाई की किताब आई है मेक एपिक मनी, ये पेंगुइन ने छापी है और इस समय तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर अवेलेबल है। आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, मतलब शुरुआत से लेकर अब तक, छोटी बताएं लेकिन ज़रूरी बताएं। मैं मंच पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। जहाँ मैं आज हूँ वहाँ मैं बिल्कुल भी प्लान करके नहीं पहुँच सकता था। पढ़ाई करी, US गया पढ़ने के लिए, वहाँ की पढ़ाई छोड़ के वापस भारत आ गया,
कंप्लीट यू टर्न लिया अपनी पूरी ज़िंदगी में। MBA स्कूल गया, वहाँ MBA ख़त्म किया, फिर 3 साल नौकरी करी, और 2009 में जब भारत में स्टार्टअप का कल्चर इतना बड़ा था ही नहीं जितना आज है, तब स्टार्टअप की जर्नी शुरू करी थी। पिछले 15 साल से स्टार्टअप्स करता आ रहा हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप कर चुका हूँ, ग्रुपॉन, नियरबाय। पिछले 3-3.5 साल से एक एजुकेशन स्टार्टअप चला रहा हूँ वेबवेदा के नाम से, लेकिन उसके साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी शुरू करी। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जितना मैंने ज़िंदगी में ठोकरे खा खा के सीखा था वो लोगों को सिखाने की कोशिश करी, एंड थैंकफुली बहुत अच्छे से रिसीव हुआ। एंड उसके चलते आज मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, अपना स्टार्टअप चलाता हूँ, इन्वेस्टिंग करता हूँ, एंड किताबें लिखने का और लोगों को पढ़ाने का बहुत शौक़ है। किताबें पढ़ने का उससे कई ज़्यादा बड़ा शौक़ है। तो जितना पढ़ा और जितना उससे सीखा एक तरीके से वापस देने की कोशिश करी। तो ये तीसरी किताब मेक एपिक मनी उसी के लिए लिखी गई है। हर साल एक नई किताब लिखने का गोल तो है, अब देखते हैं कितने सालों तक वो रहता है। आज हूँ, थैंक यू सो मच। आपने इसको शॉर्ट में बताया, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ों को मिस किया। मैं उनको ले आऊँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बात ये आती है कि पैसा बनाने को लेकर या पैसा इन्वेस्ट करने को लेकर, बचाने को लेकर जो सवालात आते हैं, उसमें एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, सैलरी से, यानी कि नौकरी से आने वाला पैसा या बिजनेस, क्या? तो ये सवाल जब हमने मंच पे शुरुआत करी उससे पहले पूछा गया था कि सैलरी से आप कितना पैसा कमा सकते हैं, एक बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भारत में इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, अगले 10-20 साल सबको लगता है कि सभी पैसा बनाएंगे, लेकिन ये भी लगता है कि स्टार्टअप करना चाहिए, शार्क टैंक पे लोग आएंगे, लाखों करोड़ों लोग फंडिंग रेस कर लेते हैं, यूनिकॉर्न रोज़ बने जा रहे हैं। तो एक थोड़ा सा फैशनेबल हो गया है स्टार्टअप स्टार्ट करना। इनफैक्ट लोगों को लगता है कि अगर आप नौकरियां कर रहे हैं तो आप अपना ज़मीर बेच रहे हैं, कि 9 से 5 में घिसे जा रहे हैं, किसी की और तलवे चाट रहे हैं। आप खुद की ज़िंदगी, खुद के पूरे डेस्टिनी के मालिक बन सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी उतना ग्लैमरस नहीं है जितना लगता है। स्टार्टअप के फैक्ट्स ये हैं कि हर 100 स्टार्टअप में से 10 स्टार्टअप ही हैं जो 1 साल के बाद ज़िंदा भी रह पाते हैं। उन 10 में से शायद एक जाके उतना बड़ा बन पाएगा जितना आप कल्पना करते हैं। तो 1% सक्सेस के लिए आप अपनी स्टेबिलिटी को अगर छोड़ देते हैं या दाव पे लगा देते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान ऐसा गैम्बल या सट्टा अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना चाहेगा, जानते हुए कि ये फैक्ट है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि सैलरी बड़ी एक बोरिंग सी चीज़ है। हर रोज़ जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, महीने के एंड पे, महीने की शुरुआत पे तनख्वाह आ जाती है, उसको हम खर्च कर देते हैं, ज़िंदगी चलती रहती है और फिर एक दिन हम रिटायर कर जाते हैं। इट डजंट हैव टू बी दिस वे। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल भी ऐसे ना हो, उसका पूरा कंट्रोल आपके ऊपर है। एंड व्हाट आई से, एटलीस्ट इन द बुक मेक एपिक मनी, कि जितनी भी आपकी तनख्वाह मिलती है, आप उसके लिए थोड़ा पैसा अपनी ज़रूरतों के लिए रखें, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं। आपका EMI हो गया, बिजली पानी का खर्चा हो गया, खाने का खर्चा हो गया, ये सारी ज़रूरतें हैं, इसमें आपको पैसे खर्च करने ही हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा एलोकेट करिए। अपनी इच्छाओं में अपना पैसा डालिए। आपको फ़ोन खरीदना है, आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको बाहर खाना खाने जाना है या घर पे ऑर्डर करना है, छुट्टियों पे जाना है, लेकिन कम से कम 20% अपने तनख्वाह का आप इन्वेस्ट करिए। एंड इस इन्वेस्टिंग के लिए आपको मैथ्स जानने की ज़रूरत नहीं है, नंबर से वाकिफ़ होने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक मार्केट का गुरु होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे स्टॉक टिप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक सिंपल म्यूचुअल फंड का SIP भी करेंगे अपनी 20% तनख्वाह के साथ, वो 10-15 साल में जितना वक्त आपको एक बिजनेस बनाने में भी लग जाएगा, आप करोड़पति बनेंगे विद अ फेयरली हाई लेवल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। एंड ये चीज़ लोगों को यकीन नहीं आती है, क्योंकि उन्हें लगता है यार 10-15 साल तो बहुत लंबे हैं, उसमें तो ये भी नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा, तब तक की ज़िंदगी हमें बहुत कुर्बान करनी पड़ेगी। नन ऑफ दैट इज़ नीडेड। तो इस बुक में इसी के बारे में बात करिए कि अमीर बनना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। इनफैक्ट इतना अनरीजनेबल या अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं है जितना हमें लगता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कुछ ही स्मार्ट लोग हैं जो अमीर बन पाते हैं, या सिर्फ अमीर लोग ही ज़्यादा अमीर बन पाते हैं। मुझे ऐसा यकीन है कि अगले 20-30 साल इस देश में हर एक इंसान जिस भी फाइनेंशियल स्थिति में पैदा हुआ था, उससे कई ज़्यादा फाइनेंशियल स्थिति पावरफुली अपने लिए बना सकता है, अपने परिवार के लिए बना सकता है, क्योंकि वी आर सिटिंग ऑन पॉसिबली द बेस्ट पीरियड दैट दिस कंट्री हैज़ सीन एंड विल सी। ओके, आपने कहा कि करोड़पति बनना इतना मुश्किल काम नहीं है।
अगर आप केबीसी में नहीं गए हैं तो, है ना। तो करोड़पति बनने के लिए जो आपने फिनोमिना ड्राइव किया होगा, बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ वो सैलरी कितनी है ना। अब 10,000 रुपये से आप 50 साल बाद करोड़पति बन रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप कह रहे हैं 15 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं, मतलब एक अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। तो उसके लिए सैलरी कितनी होनी चाहिए, जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट को बता रहे हैं? और अगर आप इसको 100 रुपये या 1,000 रुपये, 10,000 रुपये से एक फिनोमेना अगर बता सके तो बहुत बेहतर रहेगा। हर एक तनख्वाह का रेंज है हमारे देश में। मैंने 1 लाख पर महीने की भी तनख्वाह पे इन्वेस्टिंग का वीडियो बनाया है, 50,000 पे भी बनाया है, 25 पे भी बनाया है, 10 पे भी बनाया है। 2 चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। नंबर 1, आप कितने वक्त के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है यार जब हमारे पास बहुत पैसा होगा ना तब हम इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। गलत। आप जब बहुत यंग हैं, अपने 20s में हैं, अपने अर्ली 30s में हैं, अपने लेट 30s में भी अगर हैं, आपके पास अभी भी 20, 30, 40 साल पड़े हुए हैं अपने वर्किंग लाइफ के। अगर आप अपना पूरी शिद्दत के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ एसआईपी शुरू करेंगे, आप ऑटोमेटिकली जैसे बैंक को कर्ज देते हैं अपनी ईएमआई के रूप में, खुद को भी देंगे टू गेट टू दैट पॉइंट। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है वक्त। वक्त सबसे पावरफुल है क्योंकि टाइम कंपाउंड्स। वक्त जो है वो पैसे को बड़ा करता है। दूसरी चीज इज व्हाट इज द रिस्क यू आर टेकिंग टू गेट टू दैट रिटर्न। तो भारत का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है एफडी। माँ बाप बोलते रहते हैं एफडी करा लो, बच्चा पैदा होता है तो एफडी करा लेते हैं, कोई भी खुशी होती है तो एफडी करा लेते हैं। एफडी बहुत खूबसूरत चीज है अगर आप अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, क्योंकि एफडी सिर्फ अपने पैसे को बचा सकता है, उसको बढ़ा नहीं सकता है। 6% का जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, टैक्स टूक्स काट के वो 4.5% बनता है। आपके चीजों की कीमत हर साल 5 से 6% से बढ़ रही है। मतलब एफडी में पड़ा हुआ आपका पैसा हर साल 1 से 1.5% जंग खा रहा है। उसकी औकात, उसकी हैसियत हर साल 1 से 1.5% कम हो रही है, 6% से बढ़ नहीं रही है। लेकिन अगर आप यही पैसा स्टॉक मार्केट में डालते हैं तो वो ऑन एन एवरेज 12 से 13% बढ़ता है। मतलब आपका पैसा नेट ऑफ इन्फ्लेशन के बावजूद 6 से 7% बढ़ रहा है। दिस इज वॉट यू हैव टू इंश्योर फॉर अ रियली लॉन्ग पीरियड। अब ये जो 12 से 13% है, लोग बोलेंगे यार ये कैसा मिलता है, स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की जगह है, यहाँ पैसा गंवाया जाता है। एंड सारी ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है, शो ऑफ हैंड से इस सवाल का जवाब देंगे, ठीक है? सारे इन्वॉल्व होंगे एंड कैमरामैन सर सबको कवर करेंगे। ये बताइए, अगर आप भारत की टॉप 50 कंपनीज, भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं, लाइक यूजुअल रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी, टीसीएस, जो सब हम जानते हैं, अगर आप उनके स्टॉक खरीदेंगे, इट्स कॉल्ड द निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स नामक एक चीज होती है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे 1 साल के लिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि, क्या संभावना है कि आप उसमें पैसे बनाएंगे? मतलब आपका पैसा पॉजिटिव रिटर्न पे बैठेगा। क्या संभावना है बताइए? जिसको जो आप आंसर बताइए, ठीक है? आंसर शाउट आउट करिए। आपको क्या लगता है क्या संभावना है? सर बताइए। बहुत बढ़िया, सही जवाब। राइट, आपको मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। तो 50% संभावना है कि 1 साल में आपका या तो पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। अब तो ये तो बहुत रिस्की है। ये तो हो गया भाई सिक्का उछालो, अगर हेड्स आया तो पैसा बन गया, टेल्स आया तो पैसा गया। क्यों कोई करेगा? मत करिए, मैं भी आपके साथ हूं। इस 1 साल को आप 5 साल बनाते हैं। अगर आपने 5 साल निफ्टी 50 में पैसा डाला तो क्या संभावना है कि आप पैसा बनाएंगे? अब बताइए आंसर। आप नहीं, कोई और। क्या 50% से ज्यादा है संभावना? कितने लोगों को लग रहा है? हाथ खड़ा करिए। 50% से ज्यादा? 50% से कम बताइए, हाथ खड़ा करिए। ओके, एक मैम है, बाकी लोग काम में मशरूफ हैं, जो कि होना चाहिए। कोई भी और जवाब? आपको क्या लगता है मैम, कितनी संभावना है? सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। हर एक इंसान की यही दुविधा है, हर एक इंसान की यही दुविधा है। मैं अभी यकीन से बोल सकता हूं कि अगर आप मुझे, वैसे परमिशन मत दीजिएगा, लेकिन अगर मैं आपसे परमिशन मांगूं कि आप अपना पर्स या वॉलेट खोल के मुझे दिखाइए कि उसमें कितने पैसे। सर बिल्कुल एक भी नहीं मिलेगा आपको। आप तो अब तो हम शुरू करके ही रहेंगे।
अब तो हम शुरू करके ही रहेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा। आप हमें दिखाएंगे या बताएंगे कि आपके पास बटुए में या वॉलेट में या बैंक में कितने पैसे हैं। ओके सर, अभी बता रही हूँ। मैम की एसआईपी हम आज ही शुरू 10 करेंगे। रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 और 5 15, 17 रुपए हैं। और बिल्कुल नहीं है, तो आप घर कैसे वापस जाएंगी? मैं जो है ऑनलाइन पे करती हूँ, मतलब ओ, और वो पैसे कौन देते हैं? भगवान। वो बस टपक जाते हैं। नहीं, वो पैसे तो कोई भी आजकल कैरी नहीं करता है। मतलब मैं आई एम सरप्राइज कि आपको 17 रुपए भी है, इतने तो होते भी नहीं है। अच्छा अच्छा। बैंक में कितने पैसे हैं? बैंक में, रुको पेटीएम अभी आपको चेक करा बहुत बढ़िया। सर कम होंगे तो मतलब मुझे गरीब ना कहा जाए। ना ना, कोई डोनेशन भी आ सकता है इस पर। आप डोनेशन आ सकता है। रुको रुको, अभी बता रही हूँ मैं। हो सके मुझ पे कोई यकीन ना करे, अभी चला आप बताएं। इसमें है 1,39,633 रुपए 37 पैसे। इसमें भी सुनिए, इसमें से 50,000 हमारी भैंस बिकी थी, उन्होंने दी। नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही आपने हूँ। भैंस को कुर्बान कर दिया, लेकिन उससे इन्वेस्टमेंट नहीं करी। मतलब इस आप पैसे को सुनिए। नहीं आप- सर, आप ये बताइए भैंस को कैसा लगेगा सुनिए जब आप। 1 साल बाद वो 50,000 रुपए की भैंस की औकात अब सिर्फ 48,000 रुपए हो गई सर होगी। क्या हुआ कि जैसे मेरे बैंक में पैसे जो हैं एकदम जो है 20,000 रुपए चले गए थे, तो मैं जो हाँ हाँ, नहीं प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। जो ये होता है ना कि मतलब माएँ जो हैं अपनी बेटियों के लिए बहुत ही इमोशनल होती हैं। हाँ, हाँ। तो भैंस जो है उसकी कीमत थी 1 लाख की कुछ थी, और तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ पैसा अपनी गरीब बेटी को मैं दे दूं। तो मतलब इस तरह से ऐसे थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर हुआ। जैसे नया भैंस का क्या होता पति, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बैल जैसे। हाँ, तो मतलब उसको लेके आएंगे तो भी कुछ हिस्सा लड़कियों को देते हैं। तो वो पूरे परिवार का हिस्सा बनते 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 तो मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हुआ है। अब आप क्या करिएगा इस धनराशि का? इसका मेरी माँ मुझे मतलब मेरे ब्याह में जेवर वेवर बनवा देगी इस पैसे के। तो ये आपके बैंक अकाउंट में क्या कर रहा है? ये मेरे बैंक अकाउंट में है सर, मतलब क्योंकि मेरे नाम से है तो ऐसा। पर उन्होंने आपको जिम्मेवारी दी है इस पैसे की? हाँ, ठीक है, कितने साल की दी है ये जिम्मेवारी? करीब करीब ये कहा कि जब तक जीवेगी तेरा ही है। तो मतलब जिंदगी भर के लिए पैसा ये आपका? हाँ, मतलब मेरा पक्का यकीन से पक्का। बोल रही हैं? हाँ। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एंड ये सवाल का आप बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करेंगे, हाँ, फट से जवाब देंगे। अगर ये 50,000 रुपए आप अगले 15 साल यही 50 जो टॉप कंपनियां हैं उसमें डालेंगे, ठीक है, आपको क्या लगता है इसका कितना बन जाएगा? नहीं मालूम सर कुछ भी। अरे बता दीजिए, बस नंबर बताइए। सर मैं तो चाहूंगी कुछ करोड़ मिल जाए ना, मतलब कुछ इस टाइप। चाह से तो नहीं मिलेगा, आपको लगता क्या है कि कितना मिल सकता है? सर कुछ भी नहीं लगता, मालूम ही नहीं, मतलब इतना पैसा बन सकता है क्या? 2 लाख, 3 लाख, कुछ नंबर दीजिए मुझे। 10 करोड़। नहीं, ओके। तो नंबर देना ना, तो मैं तो अपनी ओर से संभावनाएं पूरी तलाशूंगी ना। एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा एस्पेक्ट भी डाल दें। मतलब लाखों में लगा लें, अगर 50,000 है तो मुझे कोई 10 लाख भी मिल जाए तो मैं। चलिए देखते हैं कि इसका कितना मिलेगा, ठीक है। कितने साल के लिए डालना चाहेंगी? ये मैं डालना चाहूंगी सर 1-2 साल के लिए। नहीं, 5 साल आपने काउंट किया था। भैंस बेचारी को कितना दुख होगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं सर, वो मुझे बेचारी बताएं। कोने में रो रही होगी। मुझे सर मेरी- 5 लाख में कितना कुछ करना है, देश घूमना है, दुनिया घूमना, अपने लिए कुछ बिल्कुल करना है घूमेंगे। सबसे पता क्या आपका नाम? तो। सोनिया। सोनिया। सोनिया, और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये किताब आपके लिए लिखी गई है, लेकिन अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे ना तो मेरा दिन तो कम से कम बन ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये किताब लिखी ना तो शायद मेरे जहन में एक सोनिया ही थी, एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहता है, हाँ बहुत अच्छे से मेहनत करता है, हाँ कभी भी ना कोई जेब काटता है, ना किसी को गाली देता है, ना हाँ। किसी को कोई तकलीफ देता है, एंड कहीं भी कोई गलत काम से पैसे नहीं कमाना चाहता, बट कंप्लीटली अनअवेयर है कि यार वो जिंदगी जो मैं अपने लिए चाहती हूं वो मैं अपने लिए कैसे बना कैसे सकती हूं। बनाऊं। हाँ Right? कोई आइडिया ही नहीं है कि शुरुआत कैसे करें। एंड इस किताब में, मैं किताब की चर्चा नहीं कर रहा, मैं जनरली बता रहा हूं कि काश आप मेरी आंखों से ये देख पाती कि आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकती हैं, कंप्लीटली बदल सकती हैं। एंड इसमें बिल्कुल भी आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आप खुश नहीं होंगी या कंफर्टेबल नहीं होंगी, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता क्या है सोनिया,
कि वो जो पहला कदम लेना होता है ना, वो हम ले ही नहीं पाते हैं, तो हम कभी भी अपने आप को उस आदत में नहीं डालते कि हमें अपने पैसे के लिए उतनी ही जिम्मेवारी रखनी है जितना हम अपने परिवार की तरफ रखते हैं। इट ब्लोज माई माइंड कि आप इतनी मेहनत करके ये पैसा कमाती हैं और फिर इस पैसे को बैंक अकाउंट में पढ़ के सड़ा रही हैं। मतलब इससे ज्यादा अच्छा वर्ड मैं यूज नहीं कर सकता हूं। आप इस पैसे को जला रही हैं। आपने तो एफडी भी नहीं कराई है, आप तो सेविंग्स अकाउंट में जो 3% ब्याज दे रहा है, 6% से चीजें बढ़ रही हैं। हर साल आपके 1 लाख रुपए 3% से कम हो रहे हैं, मतलब 3,000 रुपए आपके उड़ गए। वो जो 1 लाख रुपए बचे होंगे उनकी औकात होगी ही नहीं, वो सिर्फ 97,000 की चीजें खरीद सकते हैं। एंड यही अगर आपने 2 साल 3 साल कर लिया कि यार जब पैसे आएंगे, जब प्रमोशन आएगी, जब तनख्वाह आएगी तब मैं करूंगी, गेम ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, आपने कोई भी म्यूचुअल फंड एसआईपी करी है? नहीं करी है। क्या आप महीने के, एंड आई डोंट नो इफ दिस इज इवन पब्लिक डेटा या आप कंफर्टेबल हैं भी कि नहीं, लेकिन आपको मैं एग्जांपल यूज करके कर रहा हूं कि फर्ज करिए अगर आप महीने के 30 या 40 हज़ार रुपए कमाते हैं, जितना भी, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि क्या आप उस तनख्वाह के 20% हर महीने सेव करके इन्वेस्ट कर सकती हैं? हाँ या ना? कई बार हाँ, कई बार ना। बहुत बढ़िया। क्योंकि हर महीने के खर्च हमारे ऊपर नीचे होते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। क्या आप हर 3 महीने में क्लैरिटी ला सकती हैं कि इस 3 महीने में सब कुछ जोड़ जाड़ के मैं 20% सेव कर पाऊंगी या 10% सेव कर पाऊंगी? हाँ। ठीक है। आपको उतनी रेगुलरली एक एसआईपी करनी होगी। एसआईपी जरूरी नहीं है हर महीने हो, हर क्वार्टर भी हो सकती है, हर साल भी हो सकती है, जो भी आपकी शिद्दत है। एंड आप जैसे, आपके पास कोई लोन चल रहा है? नहीं। ओके। कभी आपने लोन लिया है जिंदगी में? नहीं, सोचा जरूर लेकिन लिया नहीं कभी। बहुत बढ़िया किया। ठीक है, मत लीजिएगा कभी। अगर भगवान करे आपको कभी लोन की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर कभी लेंगी, जब वो ईएमआई देना होगा तो डर होगा कि यार ईएमआई तो देनी है, बैंक का डर होगा ना, वही डर आपको अपने लिए, अपने पैसे के लिए भी डालना है कि ये जो डर है ना, जो मेरे को बैंक की तरफ है, वो मुझे खुद के फ्यूचर की तरफ भी होना चाहिए कि मुझे हर महीने की 5 तारीख को खुद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। एंड चाहे धूप हो, छांव हो, बाढ़ हो या कुछ भी और, वो पैसा निकल के ही रहेगा। मैं गरीब और अमीर नहीं, मैं गरीब और अमीर माइंडसेट की बात कर रहा हूं। गरीब वाला माइंडसेट क्या बोलता है कि मैं खर्चा करूंगा और जो बच जाएगा उसको इन्वेस्ट करूंगा। अमीर वाला माइंडसेट बोलता है मैं इन्वेस्ट करूंगा और जो बच जाएगा उसमें अपना खर्चा संभालूंगा। सबसे बड़ा अंतर सिर्फ यही एक चीज है। एंड सबसे बेस्ट तरीका पहले इन्वेस्ट करने का और जो बच गया उसमें अपना खर्चा निकालने का है कि जैसे ही तनख्वाह आएगी उसको निकाल के इन्वेस्ट कर दो। निकालो और इन्वेस्ट करो, रुको मत। तो अगर आप अपने आप से, मुझसे क्या वादा करेंगी, अपने आप से आज वादा करेंगी, किताब भी मत पढ़िएगा, कि आज मैं जाके एक म्यूचुअल फंड एसआईपी करूंगी। मैं आपको उस आंसर भी दूंगा कि वो 50,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करेंगी इन म्यूचुअल फंड, आपके 50,000 रुपये 15 साल में करीब 6 लाख रुपए बन सकते हैं। एंड ये सिर्फ एक ही बार का कंट्रीब्यूशन है, एक ही बार। अगर आप हर महीने जितना भी 5,000 रुपये, जो मैंने जो वीडियो बनाया था 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये में आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगी हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्ट, एंड उसको सिर्फ हर साल 10% से बढ़ाएंगे, मतलब 2,000 का 2,200, 2,420 वगैरह। आपके पास 30 साल में 7 करोड़ रुपए होंगे। 7 करोड़ रुपए, जिसकी औकात उस समय पे, क्योंकि इन्फ्लेशन है, उस समय पे 1.25 करोड़ रुपए होगी। मतलब आज अगर आपके पास 1.25 करोड़ रुपए होते तो जो आपकी जिंदगी होगी वो होगी 30 साल बाद, 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए। ये एक्चुअल है, इसमें कहीं कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लोग शुरुआत ही नहीं करते। भारत पे के को फाउंडर रहे अश्नीर ग्रोवर के साथ क्या तल्खी हो गई कि वो ये कहते हैं कि साथ कि मेरा नाम और अंकुर वारिकू का नाम एक सेंटेंस में ना लिया जाए? मैं अश्नीर से मिला नहीं हूँ, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, वो मुझे नहीं जानते, वो मुझसे नहीं मिले। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने वो क्यों बोला।
मुझे कोई अंदेशा नहीं है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैंने जब ये खबर हुई थी तो बहुत लोगों ने अरे अंकुर रिएक्ट करिए। मैंने किस चीज़ पे रिएक्ट करूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि मुझे क्या रिएक्ट करना है। तो अगेन द सेम थिंग, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने क्यों बोला और कैसे बोला और कहाँ बोला और कब बोला। मैंने बस सुना एंड बस सुन के मैं बोला ठीक है, कुछ तो होगा उसके दिमाग में जो चल रहा होगा, बट नो आइडिया एट ऑल। नहीं, उन्होंने इसलिए बोला होगा ना क्योंकि आपने हल्का फुल्का तो रोस्ट किया ही था ना अश्नीर को। बिल्कुल, कब, क्या, कैसे? तमाम जो वीडियोस आई थी उसमें तो कुछ देखा गया हमने। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये एक चीज़ है जो लोगों ने मुझे बोला था, अरे आपने अश्नीर नाम पे कुछ बोला था। तो स्टोरी ये है जो कि एन एक्चुअल स्टोरी, और बाय द वे 2018 में स्टोरी मैंने फेसबुक पे डाली थी जब भारत पे इतना बड़ा नहीं था और अश्नीर शार्क टैंक पे नहीं आए थे। तो मुझे लगता है ऐसे कि भारत में काफ़ी लोग उनको शायद उस नाम से नहीं जानते होंगे। मेरे पापा का नाम अशोक है, मेरी माँ का नाम नीरजा है। तो जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माँ पापा ने इन अ मोमेंट ऑफ क्रिएटिविटी मेरा नाम अश्नीर रखा था, अशोक और नीरजा का मिलन। और कहानी ये है जो मेरी माँ बोलती है, मुझे नहीं पता कि सच है कि नहीं है, मुझे नहीं लगता सच है, लेकिन वो बोलती हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल या प्ले स्कूल जा रहा था, 3 साल का था, तो एक दिन मैं वापस आया और मैंने बोला कि माँ मेरा आज से नाम अंकुर है। और माँ ने बोला हाँ ये शायद अच्छा नाम है। तो तब से मेरा नाम अंकुर पड़ा। तो पहले मेरे स्कूल में मेरा नाम अश्नीर वारिक हुआ है, फिर मेरा नाम 3 साल में शायद जाके अंकुर वारिक हुआ था। तो ये मैंने वीडियो बनाया था, पर मुझे पता भी नहीं था कि अश्नीर ग्रोवर कौन है। जैसे मैं पता है मैं नहीं जानता हूँ उनको, मैं उनसे नहीं मिला हूँ, और उस समय पे वो इतने पब्लिक फिगर नहीं थे जितने वो आज हैं। बट हाँ, लोगों को लगा था कि इस बात से उन्हें ठेस पहुँची होगी। अगर पहुँची तो सॉरी, मैंने आपको जहन में रखते हुए वो वीडियो नहीं बनाया था। अभी जो आपको देखकर हमें लग रहा है उसमें एक चीज़ और आ रही है कि पर्सनैलिटी है बंदे की, उसने किताबें लिखी हैं, काफ़ी फाइनेंशियली जानकारी है, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर है। फिट कितना है, कैसे है? तो ये ना जोक एक्चुअली में ये है कि जब मैं एक्सेल पे वीडियोस बनाता हूँ इन्वेस्टिंग के, तो मैं 10 साल में आप इतना कमाएंगे, 20 में आप इतना कमाएंगे, 30 में इतना कमाएंगे, 40 में इतना कमाएंगे। मैं 44 साल का हूँ। तो जब मैं वो 40 साल बना रहा था, आप 44 हैं? मैं 44 हूँ। मैं इस साल 44 होने वाला हूँ, 43 का हूँ, बट 44 ही मानता हूँ, अब तो 44 ही हो गया है। तो मैं 44 का हूँ, 1980 में पैदा हुआ था। एंड मैं अपने आप को ये बोलता हूँ यार 40 साल की वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, बट उसके लिए 40 साल जिंदा भी तो रहना पड़ेगा ना। एंड मुझे नहीं लगता कि हमारा लाइफस्टाइल, जब मैं हमारा बोल रहा हूँ तो हम सबका नहीं, कम से कम मेरा तो वैसा ही था, ये सपोर्ट कर पाता कि मैं शायद 85 साल तक बिल्कुल हेल एंड हार्टी रहूँगा, कि जब मेरे पास उस समय इतने सारे करोड़ होंगे तो मैं उस पैसे का इतना अच्छा उपयोग करूँगा कि मेरी ज़िंदगी मस्त हो जाएगी। आई हैव टू इंश्योर कि मैं अपने पैसे को और अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे से ही इंजॉय कर पा रहा हूँ जितना मैं करना चाहता हूँ। एंड उसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हेल्थ है, वेल्थ भी है, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स भी है। तो मैं 2 चीज़ें करता हूँ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक तो मैं बहुत कॉन्शियस हूँ कि मैं किस चीज़ को खाता हूँ और किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए। मैं कोई भी पानी के अलावा लिक्विड नहीं लेता हूँ, कोई भी नहीं। नींबू पानी शायद कभी कभी ले लेता हूँ, बट कोई चाय, कोई कॉफ़ी नहीं, कोई अल्कोहल नहीं, कोई जूस नहीं, कोई एरेटेड ड्रिंक्स नहीं। ना मैं लेता हूँ, ना मैं किसी को बोलूँगा कि उनको लेना चाहिए। दूसरा, खाने में काफ़ी डिसिप्लिन्ड हूँ, घर का ही खाना खाता हूँ और सिर्फ 2 बार दिन में खाता हूँ, 11 बजे और 4 बजे। एंड तीसरा, मतलब ये खाने का है। एंड दूसरी चीज़ जो बड़ी है वो है फिज़िकल एक्टिविटीज़। तो मैं रोज़ टेनिस खेलता हूँ, मुझे टेनिस खेलने का बहुत 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 शौक़ है, और मैं रोज़ वर्कआउट करता हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो इससे मेरी बॉडी कम से कम रिस्पेक्टेड रहती है कि जिस चीज़ से हम चल रहे हैं, जिस चीज़ के बलबूते पे हमारी पूरी ज़िंदगी निर्भर है, उस चीज़ को तुम उतना तो कम से कम रिस्पेक्ट दोगे जितना उसको मिलना चाहिए। तो आई फील रियली रियली फिट। दिस इज़ द फिटेस्ट आई हैव एवर बिन, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मुझे इनफैक्ट मैं काफ़ी लोगों को ये बोलता हूँ कि फ़िट होना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन खुद को जब आप आईने में देखते हैं आपको कैसा महसूस होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसा आपको लगता है जब आप खुद को आईने में देखते हैं, आपको लगता है कि लोग भी वैसा ही सोचते हैं जब वो आपको देखते हैं। एंड इससे पूरी कहानी बदल जाती है, पूरी कहानी बदल जाती है। जिस हिसाब से आप अपने आप को देखेंगे, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि दुनिया भी आपको देख रही है।
एंड वही तो पूरी ज़िंदगी है। हम हमेशा यही देखते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। एंड अगर आप खुद को देखकर अपनी वो इक्वेशन चेंज कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। सवाल पीछे से आएंगे, लेकिन मुझको ये जो आपने जवाब दिया उसको देखकर लग रहा है आप इस पर अपनी राय भी पेश कर सकते हैं, या फिर उस पर सोच सकते हैं कि आप अगली बार जो है मोटिवेशनल स्पीकर या स्पिरिचुअल स्पीकर के रूप में देखेंगे। इतने टैग नहीं लेने। हाय अंकुर, हेलो। नाइस टू मीट यू। मेरा सवाल जेंजी को लेकर है। जेंजी मैं हो गई और भी यहाँ पे लोग होंगे, वो वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जब मैं वर्क लाइफ बैलेंस बोल रही हूँ, इसका मतलब काम, साथ ही साथ लाइफ मतलब हमारे लिए घूमना फिरना, मौज एंड मस्ती। साथ ही साथ सैलरी भी उस वक्त उतनी होती नहीं, तो उस वक्त क्या आप फाइनेंशियल टिप देना चाहेंगे हमारे जैसे लोगों को? बहुत बढ़िया सवाल। आपका नाम? श्रेया। श्रेया। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई डू कवर बिजनेस, तो बिस्तक से हूँ मैं, आपने इंटरव्यू भी दिया था। मुझे याद है बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, आप जेंजी को भी बता दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक जी, जेंजी को एज अ होल ही मैंने सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो जेंजी ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग जनरेशन है, क्योंकि हमें लगता है कि ये अलग ही है ना, इनके सर पे कोई सींग लगे हुए हैं, ये अलग से ही पेश आते हैं, इम्पेशेंट है, हर चीज़ रातों रात चाहिए, हर चीज़ क्लिक पे चाहिए, कपड़े क्लिक, मूवीज क्लिक, कैब क्लिक, खाना क्लिक, प्यार भी चाहिए तो स्वाइप राइट, तो सब कुछ एकदम इंस्टेंटली। एंड जब खासकर ऑफिस एनवायरनमेंट में मैं चर्चा करता हूँ, तो ज़्यादातर मैनेजर्स बोलते हैं यार टिक ही नहीं पाते हैं, हमेशा एकदम पैर पे पंख लगे हुए हैं, यहाँ इधर से उड़े जा रहे हैं, उधर से उड़े जा रहे हैं, इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। लाइक मैं अक्सर 22-23 साल के लोगों से मिलूंगा, एंड उन्होंने अभी नौकरी शुरू करी होगी, और मैं बोलूँगा कि कैसा चल रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा अंकुर। क्यों, क्या हुआ? मैं ना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो मैं कितना टाइम हो गया भाई काम करते हुए? 6 महीने हो गए अंकुर। मतलब भाई मतलब किसने तुम्हें बोला था कि तुम 6 महीने के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे? मतलब यहाँ लोग 60 साल लगे हुए हैं, वो शायद नहीं कर पाए हैं। तुम्हें किसने बोला था कि 6 महीने के अंदर तुम्हें अपने काम में, वो भी पहली नौकरी में, इम्पैक्ट क्रिएट करना है? क्योंकि उन्हें वेट करने की आदत नहीं डली है। सबसे बड़ी चीज है, भारत जब 1980, 1990, 2000 में भी एक ऐसा देश था जहां हर एक चीज के लिए हमें वेट करना पड़ता था। मुझे याद है, बहुत सारे दर्शकों को भी याद होगा कि आपको गाड़ी के लिए भी वेट करना है, घड़ी के लिए भी वेट करना है, दूध के लिए भी वेट करना है, गाने सुनने के लिए वेट करना है। वो वेडनेसडे को 7 बजे चित्रहार आता था, और अगर भगवान ना करे उस समय बिजली चली गई, जो कि अक्सर जाती थी, तो अगले हफ्ते ही आएगा। आप ऐसा नहीं है कि ऑन डिमांड में ये गाना सुनना है तो सुन पाएंगे। यू हैड नो चॉइस बट टू वेट। तो वो पूरी जनरेशन को ना रो रो के, पीट पीट के वेट करना सिखाया गया है। हमें पसंद नहीं था, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो हम बाय लक वेट करना सीख चुके हैं, जान चुके हैं। हमें पता है कि हर एक चीज़ जो हमें चाहिए वो वक्त से ही मिलती है। लेकिन आज की जनरेशन को वो सारी चीज़ें नहीं दिखी हैं। हर एक चीज़, जैसे मैंने बताया, ऑन डिमांड उसी समय मिल जाता है, तो उन्हें कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिली है कि वो वेट कैसे करें। तो सबसे बड़ा लर्निंग जो है श्रेया, ना सिर्फ आपके लिए बट पूरी जेंजी के लिए, कि यार सबसे पहले आपका कसूर तो नहीं है कि आप ऐसे हैं, बिल्कुल आपका कसूर नहीं है। जैसे कि हम वो पूरा श्रेय नहीं ले सकते कि यार हम एकदम बिल्कुल अच्छे से वेट करना चाहते हैं और हम बिल्कुल पेशेंट हैं, वैसे ही आप भी बिल्कुल गलत नहीं है कि आप ऐसे ही हैं। और दूसरी चीज़ ये आपको समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, पैसा, प्यार, शान, शौकत, ये सारी चीज़ें वक्त से ही आएंगी, रातों रात नहीं आएंगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी करंट ज़िंदगी भी त्यागने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने बुक में बताया, एक सिंपल सा रूल है, अपने पैसे को लेकर बजटिंग का एक अप्रोच रखिए। सबसे बेस्ट बजटिंग पर्सन हमारे देश में हमारी माँ है। हमारी माँ ने चाहे 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 50,000 रुपये हो, बैल बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उन्हें पैसे हमेशा समझ में आते थे। एंड जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो पता नहीं कहाँ कहाँ कनस्तर से वो पैसे निकल के आए। लाइक दाल के डब्बों में से निकल रहे हैं,
बेड में से निकल रहे हैं, अलमारियों में कहीं छिपे हुए थे। एंड आई वॉज एटलीस्ट शॉक कि माँ, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, आपने इतने पैसे कैसे बचा लिए? क्योंकि उनके पास वो फितरत थी। उन्हें पता था कि कितना दूध वाले को देना है, कितना सब्जी वाले को देना है, कितने दाल खरीदनी है, कितनी शैम्पू खरीदना है, साबुन खरीदना है, उन्हें सब पता होता है क्योंकि उनके अंदर वो ट्रेनिंग है। यही सिंपल सी चीज़ यूज़ करनी है। तो रूल है 50-30-20 रूल। मतलब अगर आपको तनख्वाह मिलेगी महीने की, फर्ज करिए 100 रुपये, उसमें से 50 रुपये आप अपनी ज़रूरतों पे खर्च करेंगे। ये वो चीज़ें जो आपको खर्च करनी ही करनी है ज़िंदगी जीने के लिए। तो आपका रेंट हो गया, आपके खाने पीने का खर्चा हो गया, आपके बिजली पानी का खर्चा हो गया, आपके ट्रैवल का खर्चा हो गया। ये सारी चीज़ें जो आपकी ज़रूरतें हैं, इस पर आप 50 रुपये खर्च करेंगे। 30 रुपये आप अपनी इच्छाओं पे खर्च करेंगे। तो आपको फ़ोन खरीदना है, आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको पार्टी करने जाना है, आपको वेकेशन या छुट्टी पे जाना है। एंड देन 20 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे। ये सिंपल रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा आइंस्टाइन का दिमाग नहीं चाहिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो आजकल है कि हम यही नहीं जानते कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। हम यही नहीं जानते कि हमारे पास पैसा कितना है। हम यही नहीं जानते कि इस पैसे का कहाँ कहाँ खर्चा होगा। लेकिन अगर वो हम कॉन्शियसली ट्रैक करना शुरू करें और एक 50-30-20 मोटा मोटा रूल अपनाएं, तो आप अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, ज़िंदगी की ख्वाहिशें भी पूरी कर पाएंगे और अपने आने वाली ज़िंदगी को भी सुरक्षित कर पाएंगे थ्रू इन्वेस्टिंग। ये एक तरीका है श्रेया जो मैं रेकमेंड करूँगा। थैंक यू अंकुर। एक और सवाल है मेरा। आपने स्टार्टअप को लेकर कहा भी थोड़ी देर पहले कि बहुत ही ग्लैमरस है, आपने मतलब अपना रुझान दिखाया नहीं उस तरफ, लेकिन अगर आपके पास आइडियाज़ हो और सरकार भी बहुत से स्कीम्स देती है, मुद्रा योजना हुई हो गया, 50,000 से 10 लाख तक की लोन आपको आसानी से मिलता है, और आपके पास वो आइडिया हो, पैसे भी हो, तो वाई शुड नॉट वी ऑप्ट फॉर स्टार्टअप्स? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टार्टअप मत करिए, मैं ये बोलूँगा कि स्टार्टअप गलत फहमी में मत करिए। तो मैं 3 कारण बताता हूं जो स्टार्टअप करने के सबसे गलत कारण है। गलत, सही नहीं, गलत कारण। कारण नंबर 1 कि आप पैसा कमाना चाहते हैं। स्टार्टअप पैसे कमाने का सबसे बेकार तरीका है, क्योंकि आप टेक्निकली बोल रहे हैं मैं अपना वक्त, अपना पैसा, अपना तजुर्बा एक 10% प्रोबेबिलिटी पे खेलूंगा। आप वो अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे, तो आप इसके साथ क्यों करेंगे? पैसा कमाना फार मोर प्रिडिक्टेबल है अगर आप एक कॉर्पोरेट लैडर को अच्छे से करेंगे, अच्छे से 10-20 साल नौकरी करेंगे, अच्छे से पैसे इन्वेस्ट करेंगे, आप अच्छे से रिटायर भी करेंगे, ज़िंदगी भी जी चुके होंगे, शान शौकत भी मिली होगी, रुतबा भी आया होगा, एंड ऑफ कोर्स अपने पैसे भी कमाए होंगे। स्टार्टअप पैसे कमाने का सही तरीका नहीं है। अगर स्टार्टअप चल गया तो फिर तो आप बहुत कमा लेंगे, लेकिन ना चलने के चांसेस 99 हैं, तो वो नहीं। दूसरा कारण कि आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं, आप अपनी नौकरी से परेशान हैं, आप अपने मैनेजर से परेशान हैं, आप अपने ऑफिस से परेशान हैं, वो कितना दूर है उससे परेशान है, वो कितना ऑफिस में ठंड होती है या गर्मी होती है, वो कुर्सी ठीक से नहीं चलती है, इंटरनेट स्लो है, आप बेसिकली हर एक चीज़ से परेशान हैं। तो आप बोले यार ज़िंदगी बदलनी है तो नौकरी वोकरी छोड़ के स्टार्टअप करते हैं। बिल्कुल गलत रीज़न। ये तो कोई भी काम करने का सही रीज़न नहीं हो सकता कि भागने अपनी करंट ज़िंदगी से is never a good reason to do something else। and तीसरा गलत रीजन कि हर एक इंसान कर रहा है फोमो में, क्योंकि फोमो में कोई भी डिसीजन अगर आप लेंगे तो वो शॉर्ट टर्म ही होगा कि यार हर एक इंसान, मेरे सारे दोस्त स्टार्टअप कर रहे हैं, क्या मैं ही गधा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं? मेरे हर एक इंसान बिस्तक पे कवर हो रहा है, उसने ये फंडिंग उठा ली, उसने वो फंडिंग उठा ली, क्या मैं ही पागल हूं कि मैं तनख्वाह पे बैठा हुआ हूं? जब भी आप फोमो डिसीजन लेंगे आप इन्वेरिएबली गलत डिसीजन ही लेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने वो डिसीजन क्यों लिया, आपने तो लोगों की देखा देखी में वो डिसीजन ले लिया। ये 3 कारण है जहां मैं बोलूंगा कि स्टार्टअप मत करिए। अगर इसके बियॉन्ड कोई भी कारण है कि आप आइडिया से बहुत पैशनेट हैं, आपको फंडिंग भी मिल चुकी है, आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं, आप में वो जज्बा है, प्लीज करिए, बिल्कुल करिए। अगर हार भी गए ना, बहुत सीखेंगे, लेकिन गलत रीजन की वजह से स्टार्टअप मत करिए। अंकुर जी, जेन ज़ी की बात चूंकि श्रेया ने की है, मैं मिड एज लोगों के बारे में पूछना चाहता हूँ। मतलब आपकी हमारी उम्र के अगर जो लोग होंगे, मान लीजिए कि उन्होंने जीवन भर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, अब उनसे जब बात करते हैं ना कि यार इन्वेस्टमेंट शुरू की जाए, तो बोलते हैं यार इस उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, जीवन भर तो किया नहीं, अब क्या करेंगे? तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या उन लोगों की गाड़ी निकल चुकी, या क्योंकि वक्त तो उतना नहीं है जितना जेन ज़ी के पास है,
तो उन लोगों की गाड़ी निकल चुकी है, उनके पास भी कोई स्कोप है स्टेशन पे रुकने का? उनके पास भी बिल्कुल स्कोप है सर, बिल्कुल स्कोप है। तो ये एक बहुत ही उम्दा सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं, एंड नेचुरली जो अपने 40s में होते हैं। तो जो लोग मिड एज्ड हैं उनका सबसे बड़ा अंतर फ्रॉम यंग पीपल क्या है, एंड वो है कि कितना वो कमा रहे हैं। अगर आपने सही से सब कुछ किया होगा तो जितना एक फ्रेशर की या एक यंग प्रोफेशनल की सैलरी होगी उससे कई ज़्यादा आपकी होगी अगर आप 10-20 साल इंडस्ट्री में रहे हैं। तो आपके इन्वेस्ट करने का टाइम कम हो चुका है, लेकिन इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी काफ़ी है। अनलेस ऑफ कोर्स आपने आपको कर्ज में डुबो दिया है, ये घर भी खरीद लिया है, गाड़ी भी खरीद ली है, ये भी हो गया वो भी हो गया, क्योंकि अगर कर्ज में डूबे हुए हैं तो फिर तो काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जो वो 20% का मैंने श्रेया को बताया एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए, वही 20% एक मिड एज इंसान के लिए एक बड़ा अमाउंट हो सकता है, क्योंकि बेस बहुत बड़ा हो चुका होगा सैलरी का। तो आप कान यहां से पकड़ें या घुमा के, चाहे वक्त को लंबा करें या अमाउंट को बड़ा करें, एंड रिजल्ट बिल्कुल वही आ सकता है। एंड यू स्टिल हैव 10, 15, 20 ईयर्स बिफोर यू रिटायर। तो बिल्कुल आपका बनता है कि आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। आप उतना रिस्क नहीं ले सकते जितना एक यंग इंसान ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको अपने पैसे को सुरक्षित रखना है। तो आपका पोर्टफोलियो जो होगा वो डिफरेंट होगा। ज़्यादा स्टॉक मार्केट की तरफ रुझान नहीं होगा, ज़्यादा आपका सेफ इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ हो जाएगा, चाहे वो पीएफ हो, गोल्ड हो या पेंशन फंड हो या कुछ और। लेकिन इन्वेस्ट इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए वो तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये तो रियलिटी है ना कि 10-20 साल में आपकी इनकम रुक जाएगी, लेकिन आपके खर्चे तो नहीं रुकेंगे। एंड ऐसा हो सकता है कि आप जो अभी अपने बच्चों को अपना रिटायरमेंट प्लान बना के बैठे हुए हैं, उनका मूड चेंज हो जाए या उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि वो आपको सपोर्ट ना कर पाएँ। तो आपको खुद के लिए तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनानी ही पड़ेगी फॉर द पीरियड वंस यू स्टॉप अर्निंग, एंड वो हो सकता है। हाय अंकुर, मैं अभी आपने जेन जी की बहुत सारी बात कर ली, लेकिन मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप की हूँ। मैंने मेरी मदर को देखा है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी होती थी, वो गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करती थी, जो कि मैंने भी कैरी फॉरवर्ड किया है। अब मैं भी इन्वेस्ट करती हूँ, तो कोई भी ओकेजन हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करती हूँ। और मैं म्यूचुअल फंड्स या SIPs में इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करती क्योंकि मुझे फाइनेंशियल रिस्क से बहुत डर लगता है। तो फाइनेंशियल रिस्क से कैसे ओवरकम करें, और ये जो गोल्ड में इन्वेस्ट मैं कर रही हूँ, क्या ये आगे फ्यूचर के लिए ठीक है या नहीं? बढ़िया। आपका नाम? वैशाली। वैशाली, बहुत बढ़िया सवाल है। गोल्ड बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गोल्ड के बहुत अलग अलग तरीके हैं करने के। ज्वेलरी सबसे बेकार तरीका है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ज्वेलरी में आपको मेकिंग चार्जेस देने होंगे, आपकी प्योरिटी वाला क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, बहुत लोगों के अपने फैमिली ज्वेलर होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं, हमारे फैमिली के ही है। फैमिली के ही है। हाँ, मतलब घर की दुकान है। फिर तो आप बाकी लोगों की, हम वैशाली से सोना खरीद रहे हैं, खरीदना चाहिए कि नहीं? एंड जब तक आप उस एक्स्ट्रा चार्जेस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आपका जो रिटर्न है वो उतने से ही कम हो जाएगा, क्योंकि मेकिंग चार्ज, GST, इन सब की वजह से आपका रिटर्न टेक्निकली कम हो रहा है। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि कोई सिक्योरिटी या सेफ्टी के कंसर्न्स नहीं है कि यार सोना कल को चोरी हो जाए, वो लॉकर में रखना है, तिजोरी में, या वॉल्ट लेना होगा बैंक में, वो सब नहीं करना पड़ेगा। कैरी करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कहाँ अगर ले जाएं, अगर हमें शहर बदलना हो या देश बदलना हो या कुछ भी और। एंड डिजिटल है तो सिक्योर भी है। सबसे बेस्ट तरीका गोल्ड में इन्वेस्ट करने का है, सरकार हर क्वार्टर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स SGB वो अनाउंस करती है, जो कि हाँ जी अभी हुए हैं, बिल्कुल अभी हुए हैं। एंड SGB सबसे बढ़िया है क्योंकि वो डिजिटल है, सरकार बैक्ड है, एंड जैसे जैसे सोने का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो टेक्निकली आप सोना ही खरीद रहे हैं, लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं, डिजिटल फॉर्म में। एंड उसके ओवर एंड अबव आपको 2.5% एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया। सिर्फ एक उसमें कंडीशन है कि आपको 8 साल तक इन्वेस्ट करना होगा,
जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कंडीशन है, क्योंकि 8 साल तक आप उससे निकल नहीं सकते, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की डिसिप्लिन वैसे ही बन जाएगी। तो अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल बिना झिझक खरीदिए, लेकिन ये गलतफहमी में मत खरीदिए कि मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद रही हूँ। अपने लिए खरीदिए एंड उसको अच्छे से यूज करिए। लेकिन अगर आप गोल्ड में स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करना चाहती हैं, देन एसजीवी या डिजिटल गोल्ड विल बी अ गुड फिनोमेना। ब्रॉडर क्वेश्चन जो आपका था वैशाली, जिसको मैं एड्रेस करूंगा कि फाइनेंशियल रिस्क से कैसे उभरा जाए। फाइनेंशियल रिस्क से उभरने का सबसे बढ़िया तरीका वक्त है। मैं अक्सर ये बोलता हूँ और इस बुक में भी लिखा है, रिस्क को कभी भी आप जिंदगी में एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप रिस्क को हटा नहीं सकते, आप सिर्फ रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। कोई भी काम जिंदगी में रिस्क के बिना नहीं होता है, लेकिन हम काम तभी कर पाते हैं जब हम रिस्क को मैनेज करते हैं। छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसको इलस्ट्रेट करने का। हर रोज जब हम अपने घर से निकल के ऑफिस आते हैं, रिस्क है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, रिस्क है, लेकिन हम तब भी क्यों निकलते हैं? क्योंकि हम अपने दिमाग में उस रिस्क को मैनेज कर पाए। हम सड़क के बीच में नहीं चलते हैं, हम बिना लेफ्ट राइट देखे हुए सड़क क्रॉस नहीं करते हैं, हम स्कूटर में बिना हेलमेट पहन के नहीं जाते हैं, हम अपनी गाड़ी में बिना सीट बेल्ट लगाते हुए नहीं ड्राइव करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? ट्रैफिक फाइन से बचने के लिए नहीं, अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। सीट बेल्ट से क्या एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है? नहीं, एक्सीडेंट तब भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने सीट बेल्ट पहनी होगी तो एक्सीडेंट के बावजूद आप सुरक्षित होंगे। वो रिस्क मैनेज करना होता है। तो एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट में यही। क्या आप स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को फ्लैट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट, वो अलग है। तो वो उतार चढ़ाव तो चलेगा ही, होगा ही। उसको मैनेज कैसे किया जाए? लंबे ड्यूरेशन तक इन्वेस्ट करके। So long-term investing is the best way to manage risk in the stock market. हाय अंकुर, जब से हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ है आपने म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन्वेस्ट, इन सब के बारे में बहुत बात करी है। बट बहुत बार ऐसा होता है, कहा जाता है कि अगर आप किसी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला आपके पैसे लेके भाग जाए या फिर आपको डिच कर दे, आपको धोखा दे दे। तो और हम लोगों को जैसे इतना नॉलेज नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स क्या सही है कि गलत है, तो हम दूसरे पे रिलाय होते हैं। कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए कि हमें म्यूचुअल फंड्स, चाहे हम किसी की हेल्प से ले रहे हैं, चाहे हम खुद से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली किसी दूसरे से ले रहे हैं तो इन पॉइंट्स को रिमेंबर रखें ताकि हमें बाद में धोखा ना मिल जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल। आपका नाम? प्रियंका। प्रियंका। तो प्रियंका, म्यूचुअल फंड खरीदने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है रेगुलर। जो आपने डिस्क्राइब किया उसको कहते हैं रेगुलर। एंड रेगुलर ज़्यादातर चलता है हमारे देश में। रेगुलर का मतलब कि कोई आके हमें बताएगा कि ये म्यूचुअल फंड ले लीजिए, ये बहुत बढ़िया है, ये है, ये वो है। एंड वो एक एजेंट मॉडल होता है। जैसे कि इंश्योरेंस भी इस देश में बिकता आया है लार्जली एजेंट मॉडल से। हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हाई टच मॉडल है, लोग आएंगे, हमारा फ़ोन उठा लेते हैं, दिवाली पे मिठाई भी आ जाती है, तो बड़ा अच्छा सा माहौल बना रहता है, जैसे हमारा एक सोशल नेचर है। बट आपका पॉइंट भी बहुत वैलिड है। अगर हम उनको जानते ही नहीं है, या कल को अगर उनके साथ ही कुछ हो गया, पता ही नहीं कि हमारा पैसा इन्वेस्टेड था भी कि नहीं था, किधर था, कैसा था। एंड एक बहुत बड़ी चीज़ जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती है कि रेगुलर म्यूचुअल फंड जब भी आप खरीदते हैं वो आपके लिए महंगा होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी आप, म्यूचुअल फंड फ्री नहीं होता। म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड को तो भी अपनी रोजी रोटी चलानी ही है। उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो कि एक परसेंटेज होता है आपकी इन्वेस्टमेंट का। तो फर्ज करिए अगर एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 99 रुपये इन्वेस्ट होंगे और 1 रुपये म्यूचुअल फंड रखेगा अपने खर्चे पानी के लिए। अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एजेंट की कमीशन भी उसके अंदर जुड़ी होती है, क्योंकि उनको भी तो पैसे कमाने हैं। तो इसीलिए आजकल डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इज अ बेटर वे ऑफ बाइंग। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का मतलब आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड जो आपको चाहिए वहां से खरीद रहे हैं, या तो उनकी वेबसाइट से, या बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब आ चुके हैं। तो ज़ीरोधा हो गया, कॉइन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, 5 पैसा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, HDFC सिक्योरिटी हो गया, ICICI सिक्योरिटी हो गया। ये सारे ब्रोकरेजेस होते हैं जहां आप स्टॉक्स खरीद या बेच सकते हैं एंड म्यूचुअल फंड खरीद या बेच सकते हैं
एंड दे आर ऑल डायरेक्ट। तो आपके बीच में कोई और शख्स नहीं होगा, आप उस म्यूचुअल फंड के ओनर होंगे। जब आप खरीदना चाहें, जितना खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, जब आप बेचना चाहें, जितना बेचना चाहें बेच सकते हैं। डायरेक्ट आपके बैंक में पैसा आएगा और आपके बैंक से पैसा निकलेगा एंड वो यूपीआई या नेट बैंकिंग से कनेक्टेड होगा। कोई पासवर्ड शेयर करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शन करते हैं वैसे ही इसका ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो दिस अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट वे टू बाय म्यूचुअल फंड्स। लोगों पे भरोसा करके कर सकते हैं, लेकिन क्यों उनको ज्यादा पैसे दें जब सस्ते में ही एग्जैक्ट सेम चीज मिलेगी, कोई अंतर नहीं। एक मेरा सवाल आपसे एक और ये है कि जब हम घर के बड़े बच्चे होते हैं एंड स्पेसिफिकली जब लड़कियां घर की बड़े बच्चे होती हैं तो जिम्मेदारी और ज़्यादा आ जाती है, और जब आप एक एज में ऐसे पहुंचते हैं कि कुछ सालों बाद आपको शादी करनी है एंड यू डोंट वांट टू कि आपके पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन हो, और आपने इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स के अभी ऑप्शन बताए, और लेकिन जब मैं विशाली से भी इस बात पे एग्री करूंगी कि हमारे पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि गोल्ड ले लो, बुरे वक्त में भी काम आ जाएगा, कल को अगर हमारे पास पैसे नहीं हुए तो। बट अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म पे ना जाए, 5 to 10 ईयर्स का अगर हम गैप लेके चले अगर, तो सबसे सेफेस्ट क्या ऑप्शन है? क्योंकि पता नहीं कल को शादी हो, टिके ना टिके, सारे हम बैड सिनेरियो सोच लेते हैं अभी। और फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे सेफेस्ट क्या होगा, गोल्ड में इन्वेस्ट करना जो कि आपने बताया कि बॉन्ड्स में कर लो, डिजिटल में कर लो, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, या फिर क्या जो मतलब इसमें रिस्क बहुत कम है कि हम सोच सकते हैं? बिल्कुल, तो बहुत ही वैलिड सवाल है प्रियंका। इसका आंसर एक चीज नहीं हो सकती, क्योंकि एक चीज कभी भी किसी चीज का आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मैं सबसे बेस्ट जिंदगी जीना चाहती हूं, वो एक चीज क्या होगी जो मुझे करनी होगी? आंसर इज कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन वो बहुत सारी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो अगर आप 5-10 साल का एक सेफ रिलायबल ऑप्शन चाहते हैं, देन थिंक कि कुछ पैसा सेफ होना चाहिए ताकि उसको बहुत प्रिडिक्टेबली एक रिटर्न मिलता रहे। कोई शक या शिकवा नहीं होगी कि ये पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। कुछ पैसे के साथ मैं थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, बहुत कम पैसे के साथ मैं ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, एंड इसका एक पोर्टफोलियो बनेगा। तो मेरी राय ये रहती है कि अगर आप अपने 20s में हैं तो करीब 30%, लेट 20s में हो, हाँ, अपने लेट 20s में करीब 30% अपना पैसा एक सेफ एसेट में रखिए। सेफ एसेट क्या है? फिक्स डिपॉजिट थोड़ा लो रहेगा, उसमें पीएफ बहुत बढ़िया है। तो अगर आपका पीएफ कट रहा है तो प्लीज गलती करके वो 1200 रुपए मिनिमम जो होता है वो मत कटवाइए, मैक्स कर दीजिए अपना पीएफ। जितना 12.5% आपका जा सकता है, और फिर कंपनी कंट्रीब्यूशन भी 12.5% आएगा, उसको पूरा मैक्स करिए, क्योंकि ये फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है, सरकार का बैक्ड है, एंड आपका पैसा कट के आता है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेस्ट चीज एवर है। ये टैक्सेस जैसे होता है, चाहे टैक्स जितने भी हैं, हम गालियां देते रहते हैं टैक्स को, लेकिन हम जिंदगी टैक्स के बाद जीना सीख लेते हैं ना। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होता कि नहीं सरकार के दरवाजे पे डाल के ठोक ठोक मार के नहीं मुझे टैक्स वापस करो, ऐसा तो नहीं करते। जितना टैक्स कट गया खत्म, अब इसी में भाई जिंदगी जीनी है। सेम चीज पीएफ के साथ भी है। तो पीएफ या आपका फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड भी उसी में आएगा, लेकिन गोल्ड को एक दूसरा दर्जा भी देते हैं। फिर अराउंड 30% आप गोल्ड या अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, या बॉन्ड में कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स उनको कहते हैं, उसमें। एंड देन जो बचा हुआ 40% है वो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, और उसमें भी स्प्लिट जो होगा लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 60% आप लार्ज कैप में करेंगी, 25% स्मॉल मिड कैप में, 15% स्मॉल कैप में। ये पूरा चार्ट बाय द वे बुक में है। तो बुक में लिटरली एक कुंजी है कि ये टेबल बना हुआ है, कितना पैसा किस में डालना है, कितना पैसा किस में डालना है, कितना पैसा किस में डालना है, बेसिस आपकी उम्र कितनी है और आपकी तनख्वाह कितनी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि उम्र और तनख्वाह में सब सेम चीज करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आप 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग होगी। अगर आप 9 लाख रुपए कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग होगी। अगर आप 40 में हैं अलग होगी, 20 में हैं तो अलग होगी। तो वो सारे के सारे एक मैप बना हुआ है। बट जेन्युइनली 5 चीजों में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप रिस्क को भी अच्छे से मैनेज करेंगे, रिटर्न भी अच्छे से कमाएंगे, और 5-10 साल में आपका पैसा बहुत अच्छे से बढ़ेगा। एक लास्ट सवाल है मेरा बस ये कि आपने बताया कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि रिस्की हो सकते हैं,
बट कौन कौन से 5 या 10 अगर आप बताना चाहो कि ये सेफेस्ट है, इसमें हम चांस लगा सकते हैं कि मतलब ये कंपनी के म्यूचुअल फंड्स या ये XYZ जो भी चीज़ है इस पे आप खेल सकते हो, चांसेस है कि सेफ निकल जाओगे। तो इस अगले 5 साल के हिसाब से बताना। तो देख, मैं रिकमेंडेशन देने की कैपेसिटी में नहीं हूं, क्योंकि ना मैं जानता हूं और ना मैं क्वालिफाइड हूं देने के, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। बट मैं आपको सेगमेंट्स बता सकता हूं, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है एज एन अप्रोच। लार्ज, जैसे मैंने बताया, बड़ी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बड़ी कंपनियों में करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपनियां ना रातों रात उथलती पुथलती नहीं है। ये नहीं होता कि रातों रात 20%, 30%, 40% डाउन हो गया, अप हो गया, वो नहीं होता है। वो बहुत अच्छे से बढ़ती रहती हैं। मिड कैप में फिर नेक्स्ट, स्मॉल कैप में सबसे कम, लेकिन तब भी थोड़ा। एंड इसमें अगर आप सर्च करेंगे ना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिलेंगे। एंड सबसे बड़ा वाला जो होगा आप उसी पे चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ना एक इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब एग्जैक्ट सेम कंपनी में हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये एक इंडेक्स बना हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि एग्जैक्टली बताता है ये कंपनियां उस इंडेक्स में हैं और इतना उनका वेटेज है। तो उनको सिर्फ और सिर्फ उसको मैच करना होता है, एंड तभी वो सर पैर नहीं लगाते। उसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होती कि हम कौन सा स्टॉक चूज करें, क्या करें। मतलब इंडेक्स यही है, इसी को उठाओ। हाय अंकुर, मैंने आपकी बुक पढ़ी है और पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस बुक के लिए, और पता लग गया शुरू के 2-3 चैप्टर्स पढ़ के कि ये भी बेस्ट सेलर ही होने वाली है। थैंक यू। सर, पर एक सवाल है इसमें, आपने बुक में ये लिखा है कि एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है, यानी कि एक ही धुरी पे चल रहे हो, एक ही काम करते चले जा रहे हो ज़िंदगी भर, तो उससे तो दौलत बनेगी नहीं, तो आपको एक ऑल्टरनेटिव सोर्स, एक पैसिव इनकम की ज़रूरत होती है। अच्छा, सवाल ये है कि इतनी मुश्किल से तो ये वाली स्किल डेवलप करी थी कि अभी तो इस नौकरी में आए हैं, तो आप बोल रहे हो एक और सोचो। तो अभी तो आप ये बोल रहे हो कि जो नई जनरेशन है उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं है, कि वो तो बेचारे यही करते रह जाएंगे फिर ज़िंदगी भर। तो उस ये दूसरी स्किल कैसे डेवलप करते हैं फिर? दूसरी स्किल, अच्छा, इसमें एक और चीज़ जोड़ दूँ कि लोगों को ना आजकल दूसरी स्किल का मतलब ये पता लग गया, जहाँ पर, क्योंकि मैं बिज़नेस कवर करता हूँ बिज़तक में, तो वो दूसरी स्किल है मोबाइल पे एप्लीकेशन जो डाउनलोड करते हैं अलग अलग स्टॉक ब्रोकिंग ऐप, और वहाँ पर ना ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी है बच्चों ने, बहुत छोटे छोटे बच्चों ने। तो वो नौकरी, पहली स्किल डेवलप नहीं करी, वो टाइम वेस्ट करके ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ और ये इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ चले गए। तो ये दिस इट अ स्किल, या फिर ये एक तरीके का एक नशा सा होता चला जा रहा है? नहीं, ये स्किल नहीं है, एक तरीके का नशा है। लत लग जाती है ना, वो खिलवाड़ जो होता है, क्योंकि बायोलॉजिकली हमें इन सब चीज़ों से बड़ी एक्साइटमेंट मिलती है कि अरे स्टॉक चढ़ गया, स्टॉक उतर गया, अरे बेच दो, खरीद लो। एंड हर एक इंसान की अलग अलग फितरत होती है, तो ये डेफिनेटली मैं इसको स्किल नहीं कहूँगा। जो स्किल होते हैं वो बहुत बहुत माहिर होते हैं, लेकिन वो मोबाइल पे नहीं कर रहे होते हैं, वो बहुत सारे एल्गोरिदम्स के साथ कर रहे होते हैं। ब्रॉडली जो आपका सवाल है वो बहुत अच्छा है कि एक्टिव और पैसिव इनकम का अंतर क्या है और इसको कैसे बनाया जाए जब वक्त की कमी हो। एक्टिव और पैसिव इनकम तो समझाऊंगा। एक्टिव इनकम मतलब जब तक आप अपना वक्त दे रहे हैं तब तक आप पैसे कमा रहे हैं। जब आप अपना वक्त देना बंद कर देंगे, पैसे कमाना बंद कर देंगे। ये होता है एक्टिव इनकम। मतलब एक तरीके से आपका वक्त और आपकी इनकम जुड़ी हुई है। पैसिव इनकम होती है कि आप बिना वक्त डाले हुए भी पैसे कमा सकते हैं, बिना वक्त डाले हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री लोड मार रहे हैं, आपका दिमाग आपके लिए पैसे कमा रहा है, आपके स्किल्स आपके लिए पैसे कमा रहे हैं, आपकी नॉलेज आपके लिए पैसे कमा रही है, आपका एक्सपीरियंस आपके लिए पैसे कमा रहा है। सिंपल एग्जांपल देता हूं। बिस्तक अगर एक कंटेंट लॉन्च करता है, फर्ज करिए अपने चैनल पे या यूट्यूब पे या कहीं भी और, वो एक्टिवली कंटेंट बनाया जाता है जैसे हम बना रहे हैं अभी। एक कैमरामैन है जो एक कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा है, एक ऑडियो इंजीनियर है जो उसको प्रोसेस कर रहा है, एक एडिटिंग टेबल होगा जो उसको फिनिश करेगा, फिर वो जाके अपलोड होगा। तो लोग अपना वक्त डाल के इस कंटेंट को बनाएंगे। लेकिन जब ये कंटेंट फर्ज करिए यूट्यूब पे चला गया या बिस्तक के प्लेटफॉर्म पे चला गया, वो अब जिंदगी भर के लिए वहां है। मतलब अगर कल को किसी ने अंकुर वारिकू मंच सर्च किया तो आज शूट हुए कंटेंट को वो कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं, एंड उस पे चलते हुए एड्स उस समय भी पैसा कमा रहे होंगे, चाहे वो कभी भी बने हो। ये बनी पैसिव इनकम। आपने एक टाइम अपना वक्त डाला और फिर उस कंटेंट से एक तरीके से जिंदगी भर पैसा कमाया, चाहे जितना भी कम कमाया उसका फर्क नहीं पड़ता। किताब एक और एग्जांपल है। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 3 साल आपने लगा के किताब लिखी, वो आपकी एक्टिव इन्वेस्टमेंट है।
लेकिन जब वो किताब छप गई तो वो अब जिंदगी भर जब तक बिकती रहेगी आपके लिए पैसा कमाती रहेगी, एंड ये आपकी पैसिव इनकम बन गई। तो सोच ये होती है कि यार मुझे दिहाड़ी का लेबर नहीं बनना है, मुझे ये नहीं करना है कि रोज सुबह मैं आऊंगा, चौक पे खड़ा होऊंगा और जो मुझे काम देगा उसके चलते मैं अपना पैसा कमाऊंगा। वो हमें करना ही करना है, हर एक इंसान को करना पड़ता है, लेकिन किसी पॉइंट पे आपको ये सोचना होगा कि जो मैं हर रोज कर रहा हूं उसको मैं अब स्केल कैसे कर सकता हूं, उसको कैसे मैं बिना ये वक्त डाले हुए एक ऐसे इंजन पे डाल सकता हूं जहां धीरे 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 करके पैसा बनता रहेगा। एंड इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू अर्न पैसिवली। आप थोड़ा वक्त डाल के, जैसे आप सब लोगों ने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, ये एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट थी। थोड़ा बहुत जो भी समझ में आया उसके चलते वापस गए, लेट्स से आपने एक एसआईपी शुरू करी एंड आपने एक म्यूचुअल फंड खरीद लिया या एक स्टॉक खरीद लिया या सोना खरीद लिया, कुछ भी और खरीदा। अब वो एसेट हर साल आपके वक्त के बिना ग्रो करता रहेगा। ये नहीं है आपने रिलायंस का स्टॉक खरीदा है तो आपको रिलायंस की फैक्ट्री जाके काम करना पड़ेगा। हो चुका है, आपने स्टॉक खरीद लिया एंड अब मुकेश अंबानी, पूरा परिवार और पूरी रिलायंस की कंपनी आपके स्टॉक प्राइस को इंक्रीज करने के लिए काम कर रही है। ऐसे सोचना है, तो वो पैसिव इनकम हो चुकी है। एंड अगर हो गई तो आपके पैसे बनेंगे, उनके भी बनेंगे, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके भी बन रहे हैं। तो आपने जो एक्टिवली अपना वक्त खर्च करके ये पैसा कमाया, उस पैसे को आपने एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाई बाय इन्वेस्टिंग। आपने एक्टिवली जो कंटेंट क्रिएट किया उसको एक पैसिव स्ट्रीम बनाई बाय अपलोडिंग इट ऑन सोशल मीडिया। आपने एक्टिवली जो किताब लिखी उसको एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाई, पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाई बाय पब्लिशिंग दैट बुक। एंड हर एक चीज, हर एक काम पैसिव बन सकता है, पर वो सोचना पड़ेगा कैसे। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स इज व्हाट यू आर रेफरिंग टू। तो लोगों को लगता है यार इससे तो सिर्फ 10,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अगर ये 2 करेंगे तो 20 हो जाएंगे, अगर ये 2.5 करेंगे तो 25 हो जाएंगे। तो मूनलाइटिंग भरपूर लगी हुई है, बट दैट इज स्टिल योर टाइम ना भाई। वो 24 ही तो घंटे हैं, तो तुम कितना अपना खून चूस के यहां भी 8 घंटे काम करोगे, इधर भी 8 घंटे काम करोगे, लोगों से झूठ बोलोगे, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के यहां काम कर रहे हो, लोगों से छुपा रहे हो एंड एक सरप्लस इनकम बना रहे हो, बट वो है तो एक्टिव ही। तो दैट इज नॉट एक्टिव इनकम। एडिशनल इनकम इज नॉट एक्टिव until is not passive until it requires your time। जब तक आपका वक्त लग रहा है तब तक वो एक्टिव ही है, पैसिव नहीं बनी। अच्छा, एक और सवाल है उसमें यह कि सर आपने मेंशन किया है कि ये जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी और के साथ, जैसे सपोज करो मेरी शर्ट, दूसरे की शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद कैसे, बड़ी मेहनत करके सब कुछ समझ के, कोई यहाँ 5-10 साल से ऊपर तो सोच ही नहीं रहा है, चलो 20-25 साल मेहनत कर करके हम पहुँचे, सीढ़ियाँ चढ़ी और पैसा इकट्ठा किया तो मारुति की एक कार लेने लायक हो गए, लेकिन उतने भी ना सामने वाला जैगवार ले आया, तो हमें लगा यार ये तो बड़ी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे थे और उसने उसी दौरान कुछ ऐसा करके जैगवार ले आया। तो कंपैरिजन करना ये क्या ठीक रहेगा? पैसा तो हमने भी कमाया, पैसा उसने भी कमाया, तो ये वेल्थ, इसका आप क्या सोचते हो? वेल्थ को कैसे डिफाइन किया जाए, किसके पास ज़्यादा किसके पास कम? खुशी तो हमें मिल गई, खुशी तो उसे भी मिली। इस सवाल का जवाब देने के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैंने पढ़ी थी। एक बहुत फेमस क्लासिक बुक है कैच 22 के नाम से। तो उसके लेखक और उनके जिगरी दोस्त एक दिन एक पार्टी में गए, किसी रईस इंसान की पार्टी थी। तो कैच 22 के जो ऑथर है उनका दोस्त उनको बोलता है कि जानते हो जो हमें पार्टी दे रहे हैं वो एक रात में उतना कमाते हैं जितना कैच 22, जो कि एक बेस्ट सेलर क्लासिक बुक रही है, अपनी जिंदगी भर में नहीं कमा पाया है। बोलता अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन यार मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। तो दोस्त बोलते हैं ऐसे कौन सी चीज़ हो सकती है तो तुम्हारे पास है उसके पास नहीं है, देख रहे हो शान शौकत वगैरह। तो बोलता है यार मेरे पास ना काफ़ी है एंड दैट्स इट। तो पैसे का ना कोई अंत नहीं है एंड शायद होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अक्सर ये बोलता हूं कि हर एक इंसान की 2 जिंदगी हैं। एक जिंदगी जब वो मेहनत करके उतने पैसा कमा लेता है जितना उसे पता है काफ़ी है,
एंड फिर उसके बाद उसकी दूसरी जिंदगी जाके शुरू होती है। और जो बेचारा अनलकी इंसान कभी भी काफी के पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता ना, वो सिर्फ एक ही जिंदगी जी के मर जाता है और वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, रह ही नहीं पाएगा। तो इस सवाल का तो कोई जवाब है ही नहीं। शायद किसी ग्रंथ वंथ में लिखा होगा या कुछ होगा, क्योंकि पैसा तो उस समय पे बना भी नहीं था, तो उन्हें तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ था भी नहीं। बट ये एक बहुत क्लैरिटी आ गई है, कम से कम मेरी ज़िंदगी में, यार हम एक ऐसे मकाम पे हैं जहां हम भूखे नंगे नहीं मरेंगे। हम इतने प्रिविलेज्ड हैं, खासकर इस देश में, जहां मैं डेटा पढ़ रहा था, आई डोंट नो आप लोगों ने डेटा पढ़ा कि नहीं, कि कितना कमाना होगा, कमाना भी नहीं, कितना आपका नेट वर्थ होना चाहिए, कितना आपका नेट वर्थ होना चाहिए टू बी इन द 0.1% ऑफ द कंट्री। 0.1%। यूएस के लिए वो नंबर था $25 मिलियन। तो किसी के पास $25 मिलियन होने चाहिए, मतलब कम से कम 200 करोड़ रुपए, टू बी इन द 0.1%। भारत के लिए वो नंबर था $280,000, $1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए अगर आपके पास है नेट वर्थ किसी भी उम्र में, आप इस देश के 0.1% में हैं। 0.1%। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, आप इस देश के टॉप 7% लोगों में से हैं, 7%। तो इस देश में जिस पॉइंट पे मैं हूं, मुझे लगता है मेरे पास काफी से भी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो मैं भाग तो रहा नहीं हूं। अब जब आप भागना छोड़ देते हैं या आपको यकीन हो जाता है कि आपके पास काफी है, तो फिर सामने वाले के पास कितना है, क्या है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद वो अपने काफी तक पहुंचे ही नहीं है। उनकी काफी जैगुआर है, हम अपने ऑल्टो में ही खुश हैं। तो काफी है। एंड एक इसमें कोट है किताब में जो बहुत खूबसूरत है कि पैसा ना होना एक इंसान को गरीब नहीं बनाता, हमेशा किसी चीज को चाहना इंसान को गरीब बनाता है। पैसा ना होना इंसान को गरीब नहीं बनाता, हमेशा कुछ ना कुछ चाहते रहना वही इंसान को गरीब बनाता है। तो जो इंसान 1 लाख रुपए कमा के 50,000 रुपए में ही खुश है ना, वो बहुत ज्यादा खुश है उस इंसान से जो 10 लाख रुपए कमा के भी बोल रहा है यार मैं जब 20 कमाऊंगा ना तब खुश होऊंगा। वो तो कभी खुशी आएगी नहीं। ऑल द बेस्ट हो जाए। अभी सोशल मीडिया से लेकर सभी कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि अपना घर लिया जाए या किराए पे घर लिया जाए। इसको प्रिसाइजली अगर आप डिस्क्राइब कर सके तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या घर खरीदना आज के ज़माने में वो ट्रेंड नहीं रह गया है, अब किराए के घर में रहना ही ज़्यादा बेहतर है फाइनेंशियली, अगर हम इसको कंपेयर करके देखें तो? नहीं, ये इस सवाल का बहुत ही क्लियर जवाब है। अपने 20s में प्लीज 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 घर मत खरीदिए, अनलेस मतलब लाने पड़ गए या कुछ तो हो ऐसा कि भाई लेना ही पड़ेगा। आप अपनी क्षमता के हिसाब से घर खरीदेंगे, आपकी तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो छोटा ही घर खरीद पाएंगे। वो घर इतनी जल्दी छोटा हो जाएगा क्योंकि आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर माँ बाप साथ में रहेंगे, कुछ भी हो जाएगा। आप उस कॉलोनी से जुड़ जाएंगे, उस शहर से जुड़ जाएंगे, शायद देश से भी जुड़ जाएंगे, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी। कल को बोलेंगे यार नोएडा नहीं गुड़गांव आ जाओ, नहीं यार यहाँ तो घर है, इतनी मुश्किल से खरीदा था ये सोच में ही आप फंस जाएंगे। आप बैंगलोर की तो कभी सोचेंगे ही नहीं, बॉम्बे की तो कभी सोचेंगे ही नहीं। आप अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी इतना ज्यादा बंधन क्यों बनाना चाहते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि घर मत खरीदिए। घर होना एक बहुत बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कंफर्ट है, लेकिन उस समय पे खरीदिए जब नंबर 1 आपके पास पैसा है उस घर को अच्छे से खरीदने का। ये नहीं है कि 90% लोन लेना पड़ेगा और जिंदगी भर नौकरी करनी पड़ेगी ताकि उस लोन को चुकाएं। नंबर 2, आपको यकीन है कि आप इसी शहर में रहेंगे और ये घर, ये कॉलोनी आपके लिए सबसे बढ़िया है। एंड नंबर 3, आप वो सिक्योरिटी चाहते हैं क्योंकि फाइनेंशियली क्लियर है कि किराए पे रहना इज फार मोर ल्यूक्रेटिव। एनसीआर की बात करेंगे, रेंटल यील्ड 1 से 2 मैक्सिमम 2.5% है। मतलब अगर 100 रुपए घर की वैल्यू है, आप 1 से 2.5 रुपए सालाना रेंट देते हैं टू स्टे इन द हाउस। ये रेंटल यील्ड है और ये बड़ी नहीं हुई है, ये इतनी रहती है। यूएस में यही नंबर 6 से 7-8% भी है।
तो लोगों का बिल्कुल फाइनेंशियल इंसेंटिव है घर खरीदना। लेकिन हमारे देश में जहां सप्लाई इतनी है, आपको एक आलीशान घर किराए पे उतनी किराए पे मिलेगा जितने का आप ईएमआई एक बहुत छोटे घर का देंगे। आप क्यों बड़ा घर खरीदना चाहते हैं? लेकिन बिल्कुल खरीदिए। मैंने 40 साल में अपना घर खरीदा और मुझे पता है कि कितनी खुशी मिलती है। माँ पापा ने 50 साल में खरीदा था, मुझे दिखा था कि उनको कितनी खुशी मिली थी। मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे कभी घर ना खरीदें ताकि वो भी खुश रहें। लेकिन 20s में तो प्लीज़ घर मत खरीदिए, क्योंकि आप बेकार में अपने आप को वो बंधन में डाल रहे हैं जहां आप सोचते रहेंगे यार अब तो ज़िंदगी भर नौकरी करनी पड़ेगी ईएमआई देने के लिए, इसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि बचपन में लिया था, पहला प्यार था, पहले प्यार के बाद, और फिर यही बन गया है, अब यही शहर है, यही हमारा देश है, यही हमारी कॉलोनी है, इसी के आरडब्ल्यू में प्रेसिडेंट बन के रिटायर करूँगा। नहीं चाहिए। अंकुर, इससे पहले बिस्तक पर आपसे बात हुई थी, तब आपने एक अपने लाइफ स्किल के बारे में जिक्र किया था जो मुझे लगता है कि अभी डिस्कशन के दौरान भी उसका बार बार जिक्र हुआ। आप बजट प्लानिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं और भी हर एस्पेक्ट में मैनेजमेंट की बात होती है। आपकी एक स्टोरी थी जो आपने बताया था कि आप अपने लाइफ के हर आर को में आप क्या करते हैं उसको ज़रूर मैंशन करते थे, और वो आपने काफ़ी लंबे वक्त तक उस हैबिट को बरकरार रखा था। और ये आज के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की या जिस भी चीज़ की, अगर हम टाइम को अपने सही तरीके से मैनेज कर लेंगे तो हमारे पास ज़रूर ही टाइम बचेगा ताकि हम उस टाइम को कहीं और ऑक्यूपाई करके और उसे पैसे कमा सके। तो ये एक लाइफ स्किल जो ऐसा है जो आपसे लोग, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो सीख सकते हैं। प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि कैसे टाइम मैनेजमेंट को आपने मास्टरी की है। टाइम मैनेजमेंट या किसी भी और चीज़ को मास्टर करने के लिए ना सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा आप करते क्या हैं। आप उसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं जिस चीज़ को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप रैंडमली किसी चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर आपको वज़न भी घटाना है तो आपको हर रोज़ अपने आप का वज़न लेना पड़ेगा। अगर आपको सही से खाना है तो आपको हर रोज़ ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आपको सही से इन्वेस्ट करना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर आपको सही से अपना वक्त मैनेज करना है तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका दिन कैसे बीत रहा है। एंड इफ़ आई आस्क पीपल कि एक हफ्ते पहले आज ही के दिन क्या क्या किया था, लोग भूल चुके हैं। जिंदगी इतनी तेजी से, इतनी ब्लर में जी जा रही है कि हमें आइडिया ही नहीं है हमारा वक्त कहां जा रहा है, हमारा पैसा कहां जा रहा है, हमारा ध्यान कहां जा रहा है। तो जब तक आप माइंडफुली उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी चीज को इंप्रूव नहीं कर सकते। तो जैसे आपने बताया, मैंने 13 साल अपनी जिंदगी के, 13 साल की उम्र से 26 साल की उम्र तक हर एक घंटा अपनी जिंदगी का नोट कॉपी पे लिख के रिकॉर्ड किया था कि मैं इस घंटे ये कर रहा था, इस घंटे ये कर रहा था, इस घंटे ये कर रहा था। और दिन के एंड पे मैं उसको देखता था और एक मेंटल मॉडल बनाता था कि ये दिन अच्छा गया, नहीं गया, क्यों गया, कैसे गया और इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो वो जो 13 साल की ट्रेनिंग थी, दैट जस्ट सेट मी अप फॉर लाइफ। अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरे दिन का क्या कंट्रोल है, मैं कैसे अपने दिन को, अपने हफ्ते को, अपने महीने को, अपने साल को जीऊँगा, एंड आई एम कंप्लीटली इन चार्ज ऑफ माई टाइम। तो अंकुर, यहाँ इसको ख़त्म करते हैं। और आपने चूँकि टाइम मैनेजमेंट को लेकर कहा है तो मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि 1-1.25 घंटा जो आपने यहाँ दिया है वो आपका सही गया है कि नहीं गया है? बहुत बढ़िया सही गया। तो निर्मम होकर आप अपना मंच का एक्सपीरियंस बता सकते हैं, खराब सही जैसा भी। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत अच्छे सवालों के बहुत लंबे लंबे जवाब दिए, लेकिन आशा करता हूँ कि इसमें से थोड़ा बहुत जितना भी आप ले पाए हो वो आपने लिया। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उसके बारे में कुछ करेंगे। स्पेशल टू सोनिया, आपको अपनी माँ के बलिदान को और भैंस को बिल्कुल बचा के रखना है। वो आगे जाके बहुत बड़ी काओ फार्म बने, वही अरमान होना चाहिए। बट एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत अच्छे सवालों का, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन मंच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।